आज हम पढ़ेंगे पॉपुलर मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। तो पॉपुलर मूवमेंट्स मतलब कि कोई ऐसा सोशल इकोनॉमिकल या किसी भी तरीके का एक आंदोलन जो कि हुआ किसी चीज़ को बदलने के लिए, जो कि हो रही थी एंड लोग उसके विरुद्ध में थे। सबसे पहला और आई थिंक सबसे फेमस मूवमेंट जो इंडिया में अभी तक हुआ है वो था चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट कह सकते हैं था, क्योंकि यहाँ पे आइडियोलॉजी ये थी कि पेड़ को कटने से बचाना है। एंड पेड़ कटने से हम कैसे बचाएंगे? हम पेड़ को जाके हक कर लेंगे, उसको एकदम उससे लग जाएंगे ताकि कोई भी काटने आए तो वो काट ना पाए पेड़ को। एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, कोई भी लड़ाई झड़ाई नहीं हुई थी, एक नॉन वायलेंट शांतिपूर्वक मूवमेंट था जो कि बेसिकली उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। 1973 में अगर एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात करूं मैं, तो उत्तराखंड और यूपी ये एक टेरिटरी में आते थे, उत्तरांचल जिसे हम कहते थे, उसमें ये आते थे। उसके बाद इनका ब्रेकअप हुआ एंड उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हो गए। बट जब ये मूवमेंट चल रहा था तब ये दोनों एक थे। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नाम था उस जगह का, तो आपको उस समय उस हिसाब से लिखना होगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी प्रेजेंट उत्तराखंड में है, वहाँ पे ये मूवमेंट शुरू हुआ 1973 में। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो कि दिया जाता है कि ये मूवमेंट क्यों हुआ, वो ये था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को, जो वहाँ के कॉमन लोग थे, लोकल विलेजर्स थे, उनको मना कर दिया कि आप पेड़ नहीं काट सकते हो अपने किसी भी पर्सनल काम के लिए, चाहे आपको फीड अपने जो एनिमल्स हैं उनके लिए खाना के लिए तौर पे चाहिए हो या किसी भी चीज़ के लिए आप पेड़ नहीं काट सकते हो। विलेजर्स ने समझ लिया कि चलो ठीक है, पेड़ नहीं काटना है। बट उसी तरफ सरकार जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ कर रही है कि तुम आओ पेड़ काटो और अपने इस्तेमाल में यूज़ करो। क्यों? क्योंकि सरकार को उस चीज़ से रेवेन्यू मिल रहा था, उस चीज़ से उनको पैसा मिल रहा था। तो ये चीज़ विलेजर्स को नहीं अच्छी लगी कि आपका मकसद क्या है, कि आप पेड़ काटना बचाना चाहते हो कि अपनी जेबें भरना चाहते हो। ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि चाइनीज़ वॉर हुई थी 1962 में। हमें जैसे पता है 1962 में चाइनीज़ वॉर हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमको अगर अपने कोई भी वॉर या लोगों को मेन बॉर्डर तक पहुंचाना है, तो हमको अभी भी आप प्रेजेंटली देखो तो मेन बॉर्डर्स हमारे मोस्टली उत्तराखंड से होते हुए जाते हैं या कहीं ऐसे रास्ते से होके जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो रास्ते हम अच्छे बना दें ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो जाए। उसके लिए उन लोगों ने पेड़ काटने लगे। अब लोगों को ये भी नहीं मंजूर था कि आप हमें मना कर रहे हो बट आप भी वो काम कर रहे हो, दूसरों से भी वो काम करवा रहे हो। तो इस चीज़ को लेके लोगों में काफ़ी एक एंगर और फ्रस्ट्रेशन थी सरकार को लेकर। यहाँ पे आपको जो नाम याद रखना है वो है चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि पहले एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लेकर एक पहला आंदोलन किया। यही थे जिन्होंने लोगों से कहा कि अगर सरकार नहीं हमारी बात मानती है हमें, तो आप जाके ट्रीज़ को एम्ब्रेस कर लो, उनको हक कर लो और हटो मत। इवेंचुअली क्या हुआ कि जब सरकार ने देखा कि ये लोग तो बिल्कुल हटने के लिए नहीं तैयार है, हट नहीं रहे, तो सरकार को जो भी उन्होंने परमिट्स दिए थे कंपनीज़ को वो विड्रॉ करने पड़ गए। तो ये था चिपकू मूवमेंट। नाम से समझ में आ रहा है, चिपकू मूवमेंट मतलब आप किसी से जाके एम्ब्रेस कर लो, उसको हक कर लो एकदम ही और हटो मत। दूसरा मूवमेंट था दलित मूवमेंट, जो कि दलित पैंथर्स एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके द्वारा लाया गया था। दलित हमें पता है कि एक बैकवर्ड क्लास कास्ट में आती है और वो हमेशा से काफ़ी ओप्रेस्ड क्लास मानी जाती है। बहुत लोगों उसको ओप्रेस करते हैं, उनको अनटचेबल्स की तरह, अनइक्वल की तरह ट्रीट किया जाता है। पहले टाइम पे जब इतनी उनको पढ़ाई लिखाई अलाउड नहीं थी तो उनको सही गलत का पता नहीं था। बट जैसे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को जो है कंपलसरी कर दिया गया, जब वो लोग एजुकेट होने लगे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे साथ होता आ रहा है ये तो इनजस्टिस है, ये तो गलत है हमारे लिए। इसीलिए एजुकेटेड दलित्स ने 1972 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई दलित पैंथर्स के नाम से। एंड इसका मेन मकसद यही था कि जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, इनइक्वलिटी हो रही है, उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये गलत है, हम उसके विरुद्ध में बोलेंगे।
राइट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव्स इनका था ऑट्रोसिटी, एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट में वो लोग बोलते थे। एट्रोसिटीज़ मतलब कोई भी आपके साथ जब कुछ गलत करे तो वो उसके अगेंस्ट बोलते थे। कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और वो और भी ऐसी अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाहते थे जो कि अन्य लोगों को ऑप्रेस कर रही हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, जिनको ऊपर के जो, चाहे वो ऑफिशियल्स हों चाहे जो उनके हेड्स हों, वो ऑप्रेस कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। इसके जो मेन फाउंडर्स थे वो तीन हैं, जेवी पावर, राज ढाले एंड नामदेव बंदनसाल। ये सारे के सारे राइटर्स थे, नॉवलिस्ट थे। तो आप समझ सकते हो कि कैसे एजुकेशन का इम्पैक्ट रहा है दलित मूवमेंट में, कि एजुकेशन की ही वजह से जब लोग एजुकेट हुए, ये सब राइटर्स थे तो ऑब्वियसली वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, और इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ कितना हमारे साथ गलत हो रहा है। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी राइटिंग्स में लिखते थे, जो भी उन्होंने नॉवेल लिखी या पोएम लिखी उसमें वो लोग लिखते थे कि जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, इंसिडेंट्स उन्होंने देखे या उनके साथ में हुए, वो इसमें वो लिखते थे एंड अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। ये था हमारा दलित पैंथर्स। थर्ड है भारतीय किसान यूनियन। नाम से समझ में आ रहा है ये किसकी होगी, फार्मर्स की यूनियन होगी, जो कि नेशनल लेवल पे काम करेगी। अभी तक क्या होता था, इसके बनने से पहले, ये 1987 में बनी है, इसके बनने से पहले रीजनल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस थी। कुछ पंजाब में हैं, कुछ यूपी में हैं, कुछ हरियाणा में है, बिकॉज हमें पता है कि मेन एग्रीकल्चरल स्टेट्स कौन सी यही हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यही मेन एग्रीकल्चरल स्टेट्स है। तो मेनली ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फार्मर्स की थी वो यहीं के एरिया में थी। फिर उन लोग को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स में डील कर रहे हैं, हम एक नेशनल लेवल पे एक हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते हैं, शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। कई मायनों में वो लोग सही थे। चौधरी चरण सिंह को इसका जो है फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया। इसके हेडक्वार्टर सिसौली यूपी में है, और इनका अगर आपको एक डिस्टिंक्टिव फीचर बताएं तो वो ये था कि ये पीसफुल एजिटेशन रैलीज कंडक्ट कराते थे, डिमॉन्स्ट्रेशन, सिट-इन्स। सिट-इन्स होता है जब आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ जाओ और तब तक मत हटो जब तक आपको फोर्सफुली वहाँ से निकाल ना दिया जाए, कि आप उनके सर पे चढ़ के बैठे हो अपना काम कराने के लिए, और तभी हटोगे जब आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके के वो लोग अपना जो है इनसेटिस्फैक्शन जो है गवर्नमेंट के लिए दिखाते थे। इन लोग के, ये लोग जो थे प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते थे। प्रेशर ग्रुप्स मतलब जो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते थे। प्रेशर कैसे डालते थे, ये जो यूनियन थी इसके कई मेंबर्स ऐसी पोजीशंस होल्ड करते थे जिसका डायरेक्टली इलेक्शन से रिलेशन होता था, कि मतलब अगर वो चाहेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पार्टी को हरा या जिता सकते हैं। तो अब एक सरकार को क्या चाहिए कि वो पावर में रहे, ओवर द ईयर्स वो पावर में रहे। तो एक तरीके का प्रेशर होता था बीकेयू का, कि अगर इनकी बात सरकार ने नहीं मानी तो ये सरकार को गिरा सकते हैं, ये अगली बार आने से रोक सकते हैं। इसकी वजह से सरकार इनकी जो भी मांगे होती थी वो पूरी कर दिया करती थी, जो भी होती थी। नेक्स्ट है एंटी अरैक मूवमेंट। ये आंध्र प्रदेश का मूवमेंट है। अरैक मतलब अल्कोहल, अरैक मतलब अल्कोहल। ये बेसिकली वुमेन्स मार्च है ना। एक चीज़ और आपको समझनी है, वुमेन्स मार्च है कि जो चिपकू मूवमेंट हम लोग ने पढ़ा था वो भी वुमेन्स मूवमेंट है, क्योंकि मोस्टली वुमेन्स ने जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, हग किया था, एम्ब्रेस किया था ट्रीज़ को। बट ये भी एंटी अरैक मूवमेंट, ये कंप्लीट वुमेन मूवमेंट है। चिपकू मूवमेंट में स्टिल वुमेन और आदमी दोनों थे, बट वुमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। बट एंटी अरैक कंप्लीट वुमेन्स मूवमेंट था, बिकॉज सी आदमी अल्कोहल पी के आता था, दारू पी के आता था, एंड हमको पता है कि हैविंग दारू के या अल्कोहल के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं एक इंसान के शरीर पे, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। तो वो इन डेप्थ उनको लोन्स बहुत हो जाते थे, क्योंकि आदमी उनका काम पे ही नहीं जाता था तो उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। क्राइम्स बढ़ने लगे थे। आदमी जो है, हमको पता है अल्कोहल पीने के बाद वो जो है वो अपने होश में नहीं रहता, तो वो क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इन सब चीज़ों को किसको फेस करना पड़ रहा था, वुमेन को फेस करना पड़ा था। जो घर की औरतें होती थी उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी। उनको ये था कि हम आदमी को नहीं रोक सकते, जब तक वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है वो चोरी छुप के या बता के जैसे भी वो उस चीज़ को अवेल करेगा एंड पिएगा।
इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि मार्केट में ही ये चीज़ अवेलेबल ना हो। बट अभी भी वो सिचुएशन है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर किसी चीज़ से मिलता है तो वो ये अल्कोहल से ही मिलता है। बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं अल्कोहल पे जो कि सरकार को मिलते हैं। इसीलिए सरकार जो थी वो इसके फेवर में नहीं थी कि वाइन शॉप्स जो हैं वो बंद करी जाए। इवेंचुअली बहुत प्रोटेस्ट हुआ एंड गवर्नमेंट को माननी पड़ी इसकी इच्छा। और क्या हुआ कि ये मूवमेंट धीरे धीरे करके एक पॉलिटिकल शेप लेने लगा, बिकॉज जो वुमेंस थी अब उनको रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे वो ज़्यादा लोगों से मिल रही थी, बात कर रही थी, बहुत सी वुमेंस जो है अलग अलग, पहले एक छोटी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ, इवेंचुअली ये पूरे वर्ल्ड, पूरे स्टेट में फैला, देन पूरे नेशन में फैला। एंड वुमेंस को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग, हमारे अंदर भी एक पावर है, एक शक्ति है, हम कुछ कर सकते हैं। एंड इसीलिए वो पॉलिटिकली भी अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देने की बात, रिजर्वेशन देने की बात भी ओपनली करने लगी। लास्ट है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि अगेन बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही फेमस मूवमेंट है, आंदोलन है। नर्मदा, जैसे हमको पता है, 6 लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। 3 स्टेट्स को वो कवर करती है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये सरदार सरोवर डैम जो था ये नर्मदा रिवर में बनना था गुजरात में, राइट। अब एक डैम, पहले डैम हम समझते हैं डैम होता क्या है। डैम के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर में वो जो उसका पानी है वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से इवनली फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है डैम्स। एंड सरदार सरोवर बहुत बहुत बड़ा डैम बनने का प्रोजेक्ट था, तो वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तो वो गुजरात में लोग आएंगे, तो चीज़ें और भी 4 एक्सप्लोर करेंगे, तो रेवेन्यू बढ़ेगा। स्टोर्स वाटर, डैम वाटर भी स्टोर करता है फ्यूचर यूजेस के लिए, तो एडवांटेजेस तो हैं ही हैं। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है? पेड़ काटना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप डैम बना रहे हो तो आपको एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए, बहुत बड़ा रीजन चाहिए, तो उसके लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। और पेड़ काटने पड़ेंगे तो वो जो लैंड जिसका होगा उसको भी तो आपको कॉम्पनसेशन देना होगा। अगर उसका वहाँ घर है तो वो घर आपको हटाना होगा, एंड उस आदमी को दूसरा घर देना होगा। बेसिकली लोगों को रीलोकेट करना होगा। आपने अगर देखा होगा डैम सिटी के बीच में नहीं बनते हैं, वो आउटस्कर्ट्स पे बनते हैं, जहाँ पे मोस्टली विलेजेस होते हैं, फार्मर्स रहते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो अगर आप उनको रीलोकेट कर रहे हो तो आपको उनको प्रॉपर या तो पैसे देने पड़ेंगे कॉम्पनसेशन में, या तो आपको उनको रहने की सुविधा देनी पड़ेगी। सरदार सरोवर एज आई सेड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गुजरात में, जो कि ऑलमोस्ट 30 बिग डैम्स की बात करता था, 135 मीडियम डैम्स और 3000 से भी ज़्यादा छोटे डैम्स यहाँ पे बनने का ये प्रोजेक्ट था। 4 स्टेट्स को इससे बेनिफिट मिलना था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड एमपी। फाउंडेशन, नाउ सी कितना ये बड़ा प्रोटेस्ट था कि इसकी फाउंडेशन जवाहरलाल नेहरू में 1961 में करी, एंड फाइनली इसका इनॉर्गेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया इन 2017। सो ये कितना बड़ा एक प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट क्यों था ये समझते हैं। इसमें गलत क्या है? डैम बन रहा है, गलत क्या है? डैम बन रहा है तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा, सबके लिए एक अच्छा होगा, तो फिर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा था बिकॉज कि सरकार ने डैम बनाने की इजाज़त दे दी और डैम बनने लगा, बट जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको हटा दिया गया, एंड उनको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा था सरकार। चाहे वो उनको लैंड नहीं दे रहा था, उनको ना मनी दे रहा था, कि वो जाएंगे कहाँ? वो गरीब हैं, वो थोड़ी ना उनके पास है कि वो जाके दूसरा घर बना लेंगे और इवेंचुअली वहाँ सेटल हो जाएंगे। उनको कॉम्पनसेशन चाहिए था। ऑब्वियसली अगर आपसे भी आपका कोई घर ले रहा है तो आपको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। हमने जैसे देखा भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्पनसेशन देती है। अगर आपके घर का प्राइस कुछ एक्स अमाउंट है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा के आपको दिया जाता है। करीबन 2,50,000 लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे थे, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि इतना आदमी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। मेधा पाटकर जो कि एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने जब ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत गलत है। हम डैम बनाने से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि डैम नहीं बनना चाहिए, हम बिल्कुल, हमें पता है कि डैम की अहमियत क्या है, बट एटलीस्ट आप उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन तो दो। ये इन लोगों की मांग थी। तो मेधा पाटकर ने रैलीज़ कंडक्ट कराई, और इवेंचुअली बहुत लंबे टाइम के बाद में, रैलीज़ कंडक्ट कराने के बाद में, कई पेटिशंस देने के बाद में, जो उनके फेवर में डिसीजन ये आया कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हर एक बंदे को लैंड देना होएगा, और बिना लैंड दिए आप उनको वहाँ से रिहैबिलिटेट हटा नहीं सकते हो।
एंड फाइनली 2017 में ये इसका इनॉर्गेशन हुआ एंड अब ये एक प्रॉपर फंक्शनिंग डैम बन चुका है. सो ये था बेसिकली जो कि प्रोमिनेंट मूवमेंट्स थे. अब कुछ इसके MCQs देखते हैं. पहला, हु लेड द नर्मदा बचाओ आंदोलन. अभी जस्ट पढ़ा, मेधा पाटकर थी, एक्टिविस्ट थी जिन्होंने रैलीज कंडक्ट करवाई थी एंड काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर थी इस मूवमेंट का, जिन्होंने आगे बढ़ के लोगों की प्रॉब्लम समझी. बिकॉज एक फार्मर है, वो गरीब है, उसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए. उनको पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, बट वो किसको अप्रोच करें उनको नहीं पता था. तो मेधा पाटकर कहीं ना कहीं एक लिंक का काम किया उन्होंने. बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, लोगों की प्रॉब्लम समझी एंड उस पर सोल्यूशन लाई. वेयर डिड द चिपकू मूवमेंट ओरिजिनेट. चिपकू मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था चमोली में, उत्तराखंड में, 1973 में. चिपकू मूवमेंट वॉज अ डैश मूवमेंट. इट वॉज अ सोशल मूवमेंट बिकॉज ट्रीज काटने से बचना था, तो एक सोशल मूवमेंट था, एक सोशल अवेयरनेस की बात थी, तो एक सोशल मूवमेंट था. दलित पैंथर्स वॉज अ मूवमेंट टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ दलित मेन, दलित वुमेन, दलित चिल्ड्रन, ऑल दलित. इरिस्पेक्टिव कि आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी हो, दलित्स, हर कोई दलित, चाहे वो एक बच्चे को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करना हो, वुमेन्स के साथ में गलत बिहेवियर हो, एंड बहुत सी चीज़ें होती थी दलित्स के साथ में जो कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो बेसिकली जेंडर से और एज से कोई लेना देना नहीं था, उस पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी को ही डिसग्रेस किया जाता था. हु वॉज द फाउंडर ऑफ दलित पैंथर्स. JV पावर, राजा ढाले, नामदेव बंसल. सो ये तीनों ही थे, तीनों राइटर्स थे, तीनों ने मिलकर ये फाउंडेशन का शुरुआत करी थी. भारतीय किसान यूनियन BKU वर्कड एज अ डैश ग्रुप. प्रेशर ग्रुप. प्रेशर किस पे लगाते थे? सरकार पे प्रेशर रहता था, गवर्नमेंट पे प्रेशर लगाते थे ये लोग ताकि उनका काम हो सके. अरैक मीन्स अल्कोहल. वुमेन प्रोटेस्ट था ये, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यही है. विच अमंग्स द फॉलोइंग वाज अ वुमेन्स प्रोटेस्ट? BKU, पैंथर दलित्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन या नॉन अरैक मूवमेंट? BKU आई होप ये पता है, भारतीय किसान यूनियन. नॉन. अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी कि चिपकू मूवमेंट भी एक वुमेन मूवमेंट था, तो अगर इन केस इसकी जगह अगर चिपकू मूवमेंट आता है तो वो होगा आंसर, बिकॉज चिपकू मूवमेंट भी एक वुमेन्स मूवमेंट था. अगर दोनों आते हैं तो दोनों आंसर होंगे, राइट. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स? डिसएडवांटेज क्या है? ट्रीज आकर डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों को काटा जाता है, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. इकोनॉमिक लॉस नहीं होता बल्कि इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट होता है. लॉस ऑफ मैन नहीं. टूरिस्ट तो एडवांटेज में है, तो ये बाकी नहीं है. आंसर क्या है? ट्रीज काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है. लास्ट क्वेश्चन. वेयर इज द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? गुजरात में लोकेटेड है, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है. एंड डेट्स आप याद रख सकते हो कि बेसिकली कब से कब तक उसका जो है प्रोटेस्ट चला. 1961 में शुरुआत, फाउंडेशन रखी गई और उसके बाद में प्रोटेस्ट शुरू हुआ 2017 में जाके फाइनली उसका इनॉर्गेशन हुआ. सो ये था सब कुछ पॉपुलर मूवमेंट्स जो कि इंडिया में हुए थे उनके बारे में. थैंक यू.